हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ाइए विथ सॉल्यूशन यानी कि आंसर के साथ। तो आज हम लोग जो आपका साइंस है उसमें जो आपके पूरे बुक के जितने भी महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सारा आंसर के साथ समझेंगे। आप लोग देख सकते हो सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस वीडियो में आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। एक एक क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे और जो क्वेश्चंस बताएंगे ना वो बोर्ड पेपर में 100% आएगा, मतलब बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो फिर देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर प्रश्न आप लोग ध्यान से देखो, क्या पूछ रहा है कि व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि लिखिए। जो व्यंजक चूर्ण है, व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उपयोग भी लिखिए। तो जो व्यंजक चूर्ण होता है उसको कैसे बनाया जाता है, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, सब कुछ आपको लिखना है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, नोट बना लेना ताकि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ जाए। देखो, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, जैसे हम लोग व्यंजक चूर्ण कहते हैं, हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में ब्लीचिंग पाउडर लिखा हो, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब यहां से आप इसका फार्मूला बता सकते हो, Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl2 से क्लोराइड, ठीक है। तो यहां से अगर आपको नाम पता है तो फार्मूला ऑटोमेटिक निकाल सकते हो, ठीक है। तथा इसका अणुसूत्र जो होता है CaO-Cl2, ठीक है। जो CaO-Cl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो आगे आप लोग देखो बनाने की विधि। तो बनाने की विधि बहुत ज्यादा आसान है, कुछ है नहीं। देखो, यह सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। यह जो होता है सूखा बुझा हुआ चूना, ठीक है। सूखे बुझे हुए चूने पर जब हम लोग क्लोरीन की क्रिया करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि आप लोगों का जो CaOH का होल ट्वाइस, इस पर आप लोग क्या करोगे, क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे Cl2 से, तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम, Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl2 से क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और प्लस हमारा H2O बाहर निकल जाएगा, बस बन गया। अब इसी में बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये हार्ड है, इसमें क्या हार्ड है? आप लोग ही देखो, हमने CaOH का होल ट्वाइस लिया, उसमें कैल्शियम से अभिक्रिया कराई हमारा Cl2, यानी कि यही तो हमें बनाना था व्यंजक चूर्ण, यही तो है व्यंजक चूर्ण, बस हो गया। तो जो बनाना था वो हमारा बन चुका है और हमें इसके आगे क्या समझना है? देखो, भौतिक गुण। भौतिक गुण इसका समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भौतिक गुण पहला, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। ये जो होता है हल्का पीला रंग का चूर्ण होता है। और सेकंड, यह जल में अल्प विलेय है। जो हमारा व्यंजक चूर्ण है, ये जो जल होता है जल में अल्प विलेय है, बिल्कुल से नहीं घुल जाता। और इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। जब हम इसको जल में घोलते हैं तो इसका जलीय विलयन दुधिया हो जाता है। तो ये तीन आपको भौतिक गुण समझ में आ गए। फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो, नंबर फर्स्ट हम लोग रासायनिक गुण समझेंगे। इसमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा कि व्यंजक चूर्ण का जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। व्यंजक चूर्ण का जब अम्ल के साथ, यानी कि हमारा CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जब हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। अम्ल हम आप लोगों को ले सकते हैं, लाइक हमने ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इससे आप अभिक्रिया कराओगे तो हमें क्या मिलेगा? इसमें हमें क्या मिलेगा? यहां मिलेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट एंड प्लस H2O वाटर एंड प्लस हमारा Cl2 गैस बाहर निकल जाएगा। ये हमारा हो गया पहला, जो कि है व्यंजक चूर्ण का अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा देखो, इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। जब हम इसे जल में घोलते हैं तो इसमें से क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। लाइक जब आपने CaOCl2 को जब आपने जल में घोला H2O में तो आपका क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा, सीधी सी बात है, सीधा तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां CaOH का होल ट्वाइस
और प्लस Cl2 गैस बाहर निकल जाएगा। बस यही दो आप रासायनिक गुण तैयार कर लो, आपका रासायनिक गुण कंप्लीट हो जाएगा। अब उपयोग समझो। उपयोग में हमारा नंबर फर्स्ट है ऑक्सीकारक के रूप में। ऑक्सीकारक का मतलब है प्रयोगशाला में हम इसका प्रयोग करते हैं कुछ बनाने में, कुछ चीजों में जब हम इसका उपयोग करेंगे तो नई चीजें बनती हैं, ठीक है। अगला है पेयजल को जीवाणु रहित करने में, जो पीने वाला जल है उसमें अगर जीवाणु हो गया है तो इसके द्वारा हम उस जीवाणुओं को खत्म कर देते हैं। ऊन के सिकुड़ने से बचाने में, ठीक है, यानी कि जो ऊन होता है उसके सिकुड़ने से बचाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं जो हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है, ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो 2014 में आया हो, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, यानी कि हर साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तैयार कर लेना। जैसे एस्टरीकरण से आप क्या समझते हो एंड उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, और एथिल के जल अपघटन की समीकरण दीजिए, और एसिटिक अम्ल के प्रमुख उपयोग भी लिखिए। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टाइप से और पूछ सकता है कि एसिटीकरण पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे भी पूछ सकता है। तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चंस कई प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो बस पहले हम लोग समझेंगे एस्टरीकरण। एस्टरीकरण समझने से पहले अगर आपने चैप्टर नंबर 2 में उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा है तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। दिस इज उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अब यहां अगर वो पढ़ा है तो आधा आपका तैयार है, समझो। देखो, जिस प्रकार जो अम्ल होता है और क्षार होता है, ठीक है, कि पारस्परिक अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। जैसे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण बनता है, जल बनता है। ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा अल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनता है। जब हम अम्ल जो हमारा है और अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर बनेगा तथा जल बनेगा। उस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, इसी अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। अगर एस्टर बन गया तो वही तो हमारा एस्टरीकरण है। तो अब आपको इसमें क्या कंफ्यूजन है? जिस प्रकार अम्ल जो होता है और क्षार होता है आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाती हैं, ठीक उसी प्रकार जो हमारा अल्कोहल है और अम्ल है वो अभिक्रिया करके एस्टर तथा जल बनाती हैं। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन समझ लो, जैसे हम लोग अम्ल लेंगे CH3COOH, ये हमारा एसिटिक अम्ल है, ठीक है। एंड फिर हम लेंगे अल्कोहल C2H5OH, ये हमारा एथिल अल्कोहल है। मैं नाम नहीं लिखूंगा, आपको बता दे रहे हैं, ये हमारा एसिटिक अम्ल है और ये हमारा एथिल अल्कोहल है। और ये जब अभिक्रिया करेगा तो हमारा एस्टर बनेगा, यानी कि CH3COOC2H5, ये हमारा एस्टर बन गया, ठीक है। प्लस हमारा H2O अर्थात जल बनेगा। अब देखो ये जो एस्टर बना है ऊपर लिख देते हैं, नीचे आपका जगह नहीं है तो ऊपर लिखो एस्टर। एस्टर अगर बने तो वही एस्टरीकरण है, इसी के नाम पर एस्टरीकरण पड़ा है, ठीक है। तो बस समझ में आ गया। ये हमारा अम्ल है, मैं एग्जाम्पल अम्ल लिख देता हूं, वैसे हमारा एसिटिक अम्ल है। ये हमारा क्या है? अल्कोहल या फिर एथिल अल्कोहल, ठीक है। बस तो हमारा एस्टर था, जल बन गया। अब देखो एथिल का यानी कि एथिल एसीटेट जो हमें बना है इसे हम लोग एथिल एसीटेट भी कह सकते हैं, CH3 से एथिल और ये हमारा एसीटेट, ठीक है। एथिल एसीटेट का जल अपघटन समीकरण, यानी कि एथिल एसीटेट का आप जल से अभिक्रिया कराओगे तो क्या मिलेगा? तो इस समीकरण को आप उल्टा कर दो, आपको मिल जाएगा। देखो ये जो हमारा समीकरण है CH3COOC2H5, ये हमारा समीकरण है, और प्लस हमारा जल से अभिक्रिया करा दो, जल अपघटन करा रहे हैं, ठीक है। तो जल अपघटन यानी कि हमारा H+ आयन, ठीक है, उत्प्रेरक ले लो। तो यहां हमें क्या मिलेगा? जो हमारा इधर है इसको इधर कर लो, यानी कि CH3COOH, ये क्या है? हमारा एसिटिक अम्ल है, प्लस C2H5OH, ये हमारा एथिल अल्कोहल है या फिर अल्कोहल। बस यही होता है हमारा क्या? जल से अपघटन, एथिल अल्कोहल से जल से अपघटन। जल अपघटन का मतलब होता है जल से रिएक्शन कराना, ठीक है। उपयोग समझो। पहला, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं कृत्रिम सिरका बनाने में, और सिरका बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। देखो एक चीज कॉमन होता है कि हम प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, तो ये हर एक चीज में कॉमन है। चाहे आप जो बनाओ, चाहे बेकिंग सोडा बनाओ, चाहे धावन सोडा बनाओ, चाहे
व्यंजक चूर्ण बनाओ या फिर स्टीरीकरण करो, किण्वन करो, कुछ भी करो प्रयोगशाला में या विक्रमक के रूप में, ये कॉमन सा चीज है, ये हर एक चीज में काम आएगा उपयोग में, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बायोलॉजी से एक ऐसा टॉपिक है ना जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें क्या पूछ रहा है कि जो पाचन तंत्र है सचित्र वर्णन करो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार है। देखो पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। अब चित्र कैसे बनेगा, चित्र मैंने बहुत ही जल्दी बना दिया है, ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं, बट बोर्ड एग्जाम में बनाना है, जैसा मैंने बनाया है ऐसे ही बना दोगे तो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पाचन तंत्र ये है भैया, ठीक है। कैसा लगा, आई होप कि अच्छा ही बना है, ठीक है। देखो ये है एक मनुष्य का जो इंटरनल पार्ट होता है, अंदर का पार्ट, ठीक है। बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखते हैं लेकिन अंदर से कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा जो मुंह है, देखो यहां एक मनुष्य है, तो यहां देखो सबसे पहले देखो, तो यहां आ जाओ, ठीक है, हेयर स्टाइल पे मत जाना, वो बहुत ही अच्छा है। देखो यहां आप देखो, ये है मुंह जिसके द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है, ठीक है, ये क्या है, मुंह है। फिर देखो ये पाइपलाइन जो है ये एक ग्रसनी है, जैसे नली होता है ना, जैसे मनुष्य के अंदर एक नली होता है जिसके द्वारा भोजन अंदर जाता है, पेट में जाता है, ठीक है, तभी तो उसका पाचन होगा। बट इस नली में कोई पाचन नहीं होता है, ये एक जैसे पाइप होता है वैसे होता है, भोजन जाएगा मुंह में, थोड़ा पाचन होगा, फटाक से अमाशय में पहुंच जाएगा। यहाँ अमाशय में बहुत ज्यादा पाचन हो जाता है, ठीक है। तो ये अमाशय है जिसे हम लोग कहते हैं स्टमच, यानी कि पेट जिसे कहते हैं, ये हमारा अमाशय है। ये यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि, इसके बीच में एक पित्ताशय है, एंड ये है बड़ी आंत। क्या है, ये जो ऐसे बनी हुई बड़ी आंत है, और ये जो अंदर वाला है ये क्या है, तो ये इनके भाई हैं छोटी आंत, ठीक है। तो ये चित्र आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चित्र समझ में आ गया, बना देना, ऐसे ही आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। मेन है कि आप थ्योरी लिखो, चित्र तो आप बना दो। पार्ट से मेन होता है कि पार्ट्स आप सही दर्शाना, ग्रसनी कहाँ है, मुंह कहाँ है, मासे कहाँ है, यकृत कहाँ है, पित्ताशय कहाँ है, बड़ी आंत कहाँ है, छोटी आंत, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आखिर पाचन होता क्या है, ठीक है, डाइजेस्ट, पाचन क्या होता है। पाचन तंत्र तो ये है हमारा कि ये पूरा तंत्र है, भाग है। अब पाचन के बारे में समझो। देखो संयुक्त आघुलनशील भोज्य कणों को, जब हम भोजन को खाते हैं, बहुत सारे ऐसे कण होते हैं जिनको मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है उसको चबाने में, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। तो संयुक्त आघुलनशील भोज्य पदार्थ का सरल घुलनशील व अवशोषण योग्य परिवर्तित होना पाचन कहलाता है। बहुत सारी चीजें आप खाते हो, उसको पाचन करना बहुत बड़ी बात है। तो ये पाचन तंत्र जो है पूरा उसको डाइजेस्ट करता है, बैलेंस करता है, ठीक है। अब एक सबसे पहले हम लोग इसके भाग को देखेंगे, मुख को, ठीक है, मुख का भाग है, देखो मुख, या फिर इसे कह सकते हैं मुख गुहा, ठीक है। मुख द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। मुख में लार नामक ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, जिसमें से निकलने वाली लार भोजन को निगलने में सहायता करता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो शर्करा में बदल जाता है, ठीक है। तो मुख हो गया। अब देखो ग्रासनी या फिर ग्रसनी या फिर ग्रसिका, ठीक है, नली है। देखो निगल द्वार से भोजन ग्रसिका में जाती है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुंच जाता है। यहां से जो ग्रास नली है, यहां से भोजन हमारा अमाशय में आ जाता है। अब अमाशय आ जाओ, अमाशय को भी देख लेते हैं, सबको देखेंगे। देखो अमाशय में भोजन आता है, इसमें जठर नामक ग्रंथि पाई जाती है। देखो एक एक को मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, वैसे तो आपको बुक में देखोगे 2-3 पेज में मिलेगा ये पाचन तंत्र, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, ठीक है। पाया जाता है जठर नामक ग्रंथि से जठर नामक रस निकलता है। जठर रस HCl पेप्सिन रेनिन पाया जाता है। जो जठर रस होता है उसमें HCl पेप्सिन रेनिन पाया जाता है। अब HCl क्या करता है, HCl जो होता है वो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है क्योंकि ये अम्ल है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन पर क्रियाशील है और प्रोटीन को पेप्टोन्स में तथा पेप्टाइन्स में बदल देता है, पेप्टोन्स और पेप्टाइन्स में। एंड रेनिन जो होता है दूध को फाड़ कर उसमें घुली कैसीन को अलग करता है। तो ये तीनों की अलग अलग भूमिका है अमाशय में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा तीसरा पार्ट अमाशय है। चौथा पार्ट से आप आ जाओ छोटी आंत और बड़ी आंत। देखो छोटी आंत जो होता है अमाशय से भोजन गृहिणी में पहुंचता है, ठीक है, एंड गृहिणी से क्षुद्राणु में। क्षुद्राणु का मतलब होता है छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का अत्यधिक पाचन हो जाता है, बिल्कुल पाचन हो जाता है, कुछ बचता नहीं। जो बचता है वो क्या होता है, वो बड़ी आंत में जाता है, बट वो जो होता है वो व्यर्थ होता है, ठीक है, वो सब जहरीली चीजें होती हैं, ठीक है।
तथा अवशेषण जल तथा भोजन ही बचता है। ठीक है, अब बड़ी आंत आ जाओ। ये भैया जो बड़ी आंत है ये, ठीक है, ये बड़ी आंत है, ये जो है ये गुदाद्वार है। ठीक है, अब देखो यहां बड़ी आंत, यह लगभग आहार नली का अंतिम भाग है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबा, 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी नली होती है। इस भाग में पचे हुए भोजन और तथा शेष जल अवशोषण होता है और पाचन अपच जो है भोजन को शरीर से बाहर निकाल देता है या निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी आंत हो गया। बस पाचन तंत्र में आपको 3 से 4-5 हेडिंग मैंने डिस्कस किया है। पहला है मुख गुहा, फिर ग्रासिका, फिर अमाशय, फिर बड़ी आंत, छोटी आंत। बस इतना अगर हेडिंग और चित्र के साथ डिस्कस कर दिए ना, नंबर की बारिश हो जाएगी, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पादप हार्मोन्स पर टिप्पणी लिखिए। पादप हार्मोन्स पेड़ पौधों वाला हार्मोन्स, एक होता है जंतु हार्मोन्स, एक होता है पादप हार्मोन्स। ठीक है, तो पादप हार्मोन सबसे पहले देखो 2014 में आया, 2018 में, 2020 में, 2016 में, 2018 में, हर बार मतलब आता ही है। ठीक है, अगली बार ये चैप्टर नहीं था। तो पादप हार्मोन्स का मतलब होता है पादप में जो वृद्धि है तथा विकास। जो पादप है पेड़ पौधों में जो वृद्धि होता है, वृद्धि का मतलब होता है विकास करना या फिर विकास को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थ होते हैं। मतलब देखो ध्यान से, एक तो होता है बढ़ना, एक होता है उसको नियंत्रित करना। अगर उसको नियंत्रित ना करा जाए तो पेड़ पौधे बड़े होते 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 तो आसमान तक चले जाएंगे। ठीक है, तो एक होता है मतलब हार्मोन्स, जो पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए 2 हार्मोन्स होते हैं, और फिर वो जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो उसको रोकना भी जरूरी है। तो उसको रोकने के लिए वृद्धि नियमक, यानी कि वृद्धि को रोकने के लिए एक हार्मोन्स होता है। ठीक है, जिन्हें पादप हार्मोन्स या वृद्धि नियमक कहते हैं। पादप हार्मोन्स वे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो पेड़ पौधों में निश्चित स्थानों पर बनते हैं तथा संवहन ऊतक द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में संचरित होकर वृद्धि नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब विशेषताएं कुछ देख लो, फिर मैं आपको 2 हार्मोन्स बता देता हूं, बस खत्म हो जाएगा। देखो विशेषताएं समझ लो। पहला, ये जड़, तना एवं कलिका के शीर्षार्ध में पाए जाते हैं तथा फ्लोयम से होकर अन्य अंगों में पहुंचते हैं, सभी भागों में विस्तृत होकर वृद्धि का नियंत्रित करते हैं। दूसरा, इन्हें पौधों में निष्कासित किया जा सकता है, इसे पौधों से निष्कासित भी किया जा सकता है, अलग भी किया जा सकता है। तीसरा, ये पादप वृद्धि तथा वृद्धि रोधक को नियंत्रित करते हैं। मैंने अभी बता रहा हूं कि वृद्धि यानी कि बढ़ना और वृद्धि को रोकना, वृद्धि रोधक। ठीक है, ये कार्बनिक प्रकृति के होते हैं एंड ये अति अल्प मात्रा में प्रभावीशील होते हैं, बहुत कम मात्रा में प्रभावीशील होते हैं, लेकिन प्रभावीशील जो हो जाते हैं ना वो खतरनाक होते हैं। देखो अब 2 हार्मोन समझ लो। पहला, पादप में हार्मोन्स का वर्गीकरण। पादप जो होता है हार्मोन्स 2 वर्गों में है। पहला, वृद्धि प्रावर्धक, वृद्धि को बढ़ाना, तो जो वृद्धि की दर को बढ़ाता है वो है जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन। क्या है? जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन जो है वो वृद्धि को बढ़ाता है, पेड़ पौधों को लंबा करता है। ठीक है, एंड यहां है वृद्धि रोधक, निरोधक, ये वृद्धि की दर को कम करता है, जैसे एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, ये वृद्धि को कम करता है। ठीक है, समझ में आया? तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये सारा लॉन्ग समझ लो, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप कहोगे सर बहुत आसान है लॉन्ग क्वेश्चन, बट पहले तैयार हो जाओ बोर्ड एग्जाम के लिए, खूब पढ़ो। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आप लोग समझो माय डियर स्टूडेंट। मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। जो मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया था, 3 नियम दिए थे, उनकी विवेचना करनी है। तो 3 नियम में पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अभिमन का नियम। हम लोग एक एक को बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी का ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग टक्कर लेंगे प्रभाविता के नियम से। ठीक है, तो जब प्रभावी लक्षण का जीन अप्रभावी लक्षण के जीन दोनों साथ में उपस्थित हों तो प्रभावी लक्षण वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, प्रभावी नहीं। मान लो कि जैसे प्रभावी लक्षण अप्रभावी दोनों साथ में उपस्थित होते हैं तो प्रभावी वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। जैसे हमारे राम और श्याम एक साथ हों और लड़ाई हो जाए तो राम वाला जीत जाए, अपना लक्षण प्रदर्शित करे, वो विजेता हो जाए। वैसे ये भी है यार, प्रभावी लक्षण अप्रभावी एक साथ हैं और भैया प्रभावी वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करा, अप्रभावी वाला नहीं कर पाया। अप्रभावी जैसे हमारा लंबा है और बौना अप्रभावी है, लंबा वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, बौना वाला अपना नहीं कर पाता। लाइकेज में आपको रिएक्शन के साथ समझा देता हूं, संकरण के साथ, इसमें संकरण कहना है। ठीक है, रिएक्शन आपका केमिस्ट्री में होता है। तो सबसे पहले आप लंबा पौधा लो। लंबा का मतलब होता है प्रभावी और बौना का मतलब क्या होता है? अप्रभावी। समझ में आया? अब देखो कैपिटल टी
टी का मतलब होता है टॉल, टॉल का मतलब होता है लंबा, ठीक है। तो यहाँ आपका प्रभावी लक्षण है। अब ऐसा मत करना कि बौना का अंडर साइज लिख देना, ये सब नहीं, इसका स्मॉल लिखना, स्मॉल लेटर, लाइक कैपिटल टी हो तो स्मॉल टी समझ जाएगा, ये बायोलॉजी है, ठीक है, इंग्लिश नहीं। तो अप्रभावी, इसमें सारा प्रतीक से चलते हैं, अप्रभावी है, ठीक है। अब देखो यहां से एक हमारा कैपिटल टी आएगा, एक स्मॉल टी आएगा, तो भैया बन जाएंगे टी, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये हमारे हैं टी और ये है लंबा, ठीक है। और ये जो हमारा है ये प्रभावी लक्षण है, क्या है, प्रभावी, ठीक है। बस देखो अब यहां देखो मैंने देखा ना, प्रभावी वाला ही अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाया, प्रभावी नहीं, बस हो गया। अगला देखो पृथक्करण। जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी F2 में की संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इससे हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं, ठीक है। पृथक्करण का नियम समझ में आया। जैसे हम लोग यहां भी प्रभावी अप्रभावी लेंगे, क्योंकि ये पीछा छोड़ेंगे नहीं तीनों नियम में, ठीक है। तो प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी का मतलब क्या है, कैपिटल टी, अप्रभावी स्मॉल टी। यहां से अलग अलग कर दो, बस वही पृथक्करण हो गया। कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग, ये हमारा हो गया अप्रभावी, अप्रभावी नहीं, पृथक्करण का नियम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। बस अगला देखो, तीसरा जो नियम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है, स्वतंत्र विहिमन का नियम। लिखा हुआ है जब दो लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण युग्मक में चले जाते हैं, और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। अगर दोनों लक्षण साथ में हो तो प्रभावित नहीं करते हैं, दोनों आराम से रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां हमें दो लक्षण लेना है, एक तो हमारा गोल है और एक पीला, ये प्रभावी है। इनका अप्रभावी होगा गोल का भैया झुर्रीदार, क्या होगा, झुर्रीदार, और पीला का हरा। अब देखो आर से क्या होता है, गोल राउंड, पीला का वाई येलो, इसका इस्तेमाल कर दो आर वाई, सरल है ना, चलो ठीक है, सरल होना चाहिए। अब यहां से एक हमारा कैपिटल आर और कैपिटल आर है और एक लेना है जीन, दोनों में से एक और इसमें से एक, ठीक है। कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यहाँ आपका स्मॉल आर एक और स्मॉल वाई एक, ठीक है। अब इन दोनों के बीच भैया संकरण कराओगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये अब यहाँ बनेगा क्या, एक हमारा कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई। ये क्या है, ये हमारा गोल है और पीला है। यहां भी हमारा प्रभावी लक्षण, देखो प्रभावी लक्षण वाला ही अपना जीन प्रदर्शित करता है, बस ये समझ लेना, ठीक है। तो ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि 6वां बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार पढ़ा रखा है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप सबसे बड़े क्या हो, समझ गए। तो देखो इसको मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि यार बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल है, 7 नंबर या 4 नंबर में आना ही आना है, तो इसलिए मैं आपको बार बार पढ़ा रहा हूँ और माइंड फ्रेश करके पढ़ो। चलो देखते हैं। देखो यहां क्या पूछ रहा, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोगों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हम ओम का नियम समझेंगे, फिर सत्यापन को समझेंगे। तो ओम का नियम क्या है, देखो ओम के नियमानुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप है, दाब है, ये सब भौतिक अवस्था है, समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब हम किसी कंडक्टर में, किसी चालक में करंट प्रवाहित करते हैं तो उनके बीच जो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होता है। V जो होता है वो भैया, चलो मैं आपको लिख कर समझाता हूं। V का मतलब विभवांतर, जितना अच्छे से समझाएंगे उतना अच्छे से समझोगे, ठीक है। ये धारा इंटू यानी कि अनुक्रमानुपाती धारा, V विभवांतर धारा I। समझ में आया? अभी भी ना समझ में आया तो वीडियो को पीछे कर लो, ठीक है। देखो अब देखो यहां इसको हम चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक जुड़ जाएगा R। अब कहोगे ये R बीच में कहां से आ गया, तो आया नहीं है, इसको बुलाया गया है। देखो R जो है वो है चालक का प्रतिरोध, ठीक है, चालक का प्रतिरोध, ठीक है। यहां से R बराबर जो होगा वो V/I हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा।
अब इसका प्रतिरोध का मात्रक भी याद कर लेते हैं। देखो आर का मात्रक यानी कि प्रतिरोध का मात्रक बराबर विभवांतर का मात्रक और आई का मतलब भैया धारा का मात्रक, धारा का मात्रक। मात्रक निकालते हैं, कुछ है नहीं। देखो विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा, धारा का एम्पियर हो जाएगा। ये एक होता है प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है। और दूसरा ये दोनों बराबर होता है ओम के। तो एक तो हमारा ओम हो जाएगा, एक वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। और हाँ, ओम को हम लोग एक सिंबल के द्वारा, ये एक चिन्ह के द्वारा दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हो गया ओम का नियम, प्रतिरोध का मात्रक भी। अब हम लोग इसका सत्यापन सीख लेते हैं, क्योंकि सत्यापन बोर्ड एग्जाम में आता है। देखो सत्यापन, इस प्रयोग के लिए एक बैटरी, आमीटर, कुंजी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध तथा वोल्ट मीटर चित्र ए यहां देख लो, ठीक है, के अनुसार लगाते हैं और प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई, आमीटर से तथा प्रतिरोध में शुरू के बीच विभवांतर को वोल्ट मीटर यानी कि बी से मापते हैं, ठीक है। ये फिगर देखो, सबसे पहले यहाँ एक बैटरी लगी हुई है जिसमें एक प्लस माइनस का चिन्ह है। ये धारा नियंत्रक है, ये कुंजी है, ये आमीटर है, ये प्रतिरोध है, ये वोल्ट मीटर है, ये वी यानी कि प्लस माइनस वोल्ट मीटर, ठीक है। चित्र ए है हमारा और ये है चित्र बी। चित्र बी अभी आपको आगे समझ में आएगा जब हम इसको पढ़ेंगे, और यही आपका समाप्त भी हो जाएगा। देखो प्रयोग करने के लिए कुंजी के को लगाकर धारा नियंत्रक की एक स्थिति के लिए प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। इसी प्रकार धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा बदलकर आमीटर तथा वोल्ट मीटर का पाठ पढ़ लेती हैं। एंड अब विभवांतर को एक्स तथा धारा को वाई अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। यदि वह सरल रेखा आता है तो चित्र बी जो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा सरल रेखे ग्राफ ओम के नियम का पालन करता है। ये क्या है? एक ग्राफ है। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। वाई एक्स अक्ष पर विभवांतर है, वाई अक्ष पर धारा है। ये देखो एक सरल रेखा है। ये क्या है? एक सरल रेखा है, बिल्कुल सीधी लाइन। तो ये सरल रेखा हमें मिला है। अगर सरल रेखा मिला है तो ये ओम के नियम का पालन करता है, बस हो गया। तो अगर सरल रेखा है तो ओम के नियम का पालन करता है, अर्थात चालक ओम के नियम का पालन करता है। बस यही तो हमें बताना था। तो इस वीडियो में मैंने आपको साइंस के छह लॉन्ग क्वेश्चन बताए, जिसमें से आपको 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस कराए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी को नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।